चलो, so excretion is a process by which waste is removed out of the body. ठीक है, तो एक्सक्रीशन में बेसिकली बात ये होती है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में आते कहाँ से हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बॉडी में आ कहाँ से रहे हैं? तो जब आप खाने को डाइजेस्ट कर रहे हो, है ना, उससे रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी तो मिल रही है आपको, बट बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो वो आप एक्सक्रीट कैसे करोगे? लंग्स के थ्रू। ठीक है, आपने जो भी बॉडी में एक्सेस आपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करी या कुछ भी करा, उससे आपकी बॉडी में स्वेट रिलीज हुआ। ठीक है, आपकी बॉडी जब भी एनर्जी को यूज करेगी, आपकी बॉडी को कूल डाउन तो करेगी, बट उसके बदले में आपको स्वेट देगी। वो स्वेट में एक्सेस वाटर भी होता है, साथ में सॉल्ट भी होते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी स्वेट रिलीज करती है। तो स्वेट भी एक तरह का आपकी बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। क्लियर? तीसरी चीज यूरिया। तो मेरा कहना ये था आपको कि यूरिया बॉडी में आता कहाँ से है? बताओ, यूरिया बॉडी में आता कहाँ से है? फूड से। कौन से फूड से? कौन से टाइप के फूड से हमारी बॉडी में यूरिया बनता है? तो यूरिया का मेन कंपोनेंट जो होता है वो नाइट्रोजन होता है ना? और यूरिया बनेगा कैसे? जब आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड्स पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होंगे। जो अमाइनो एसिड्स का आप कह सकते हो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स रह जाएंगे, वो बना देंगे यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी में। समझ आया? तो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कौन कौन से? यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक एंड अमोनियोटैलिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हम कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं, उनके बेसिस पे ये 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स इस नेचर में मिलते हैं। पहले यूरियोटैलिक, जो हम है मैमल्स, ठीक है, जो यूरिया रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो वो है यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। दूसरे हैं यूरिकोटैलिक, बर्ड्स यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, बर्ड्स यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, इसीलिए बर्ड्स को यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। एंड तीसरा अमोनियोटैलिक, जो अमोनिया रिलीज करे इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसको अमोनियोटैलिक बोलते हैं। हाँ, ये देखो, ये भी मैंने बताया, यूरिया आया कहाँ से? आपने जो अमाइनो एसिड आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स जो बने, भाई अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन गए, माना कि 80% प्रोटीन बन गए, 20% अनडाइजेस्टेड रह गए, उसी से यूरिया बन गया। ओके, नेक्स्ट गैसेस, जो मैंने आपको बताया, आप मेजरली एक्सक्रीट करते हो कार्बन डाइऑक्साइड। बनी कैसे कार्बन डाइऑक्साइड? ये आपने इसी चैप्टर में रेस्पिरेशन वाले पार्ट में पढ़ लिया था। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बने, है ना? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी बाय द लंग्स। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अगला आ जाओ, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर। ये कैसे रिलीज होते हैं आपकी बॉडी से? इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ठीक है, कुछ बच्चों के, कुछ स्पेशली टीनेजर्स को थोड़ा सा पसीना ज्यादा आता है, और स्वेट, जो टीनेजर्स होते हैं उनका स्वेट हल्का सा स्मेली भी होता है। वाई? क्योंकि वो मेजरली टॉक्सिन्स अपनी बॉडी के रिमूव कर रहे होते हैं। कोई कुछ मेडिकेशंस भी खाते होते हैं टीनेजर्स, हाइट बढ़ने के या कुछ अलग तरह की मेडिकेशंस, कुछ पिंपल्स केयर की मेडिकेशंस खाते हैं। तो आप अब यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में सबसे पहले जान लो। ह्यूमंस के हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, जिसमें 2 पेयर ऑफ किडनीज है ना? दीज आर 2 पेयर ऑफ किडनी, दीज आर यूरेटर्स। ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर है, दीज आर यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या करते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को कैरी करते हैं। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है यूरिन टिल द टाइम वी आर एबल टू रिलीज इट। यूरिनरी ब्लैडर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे यूरिन होल्ड कर सकते हैं फॉर सम टाइम। ठीक है, देन यूरेथ्रा से इट रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। ओके, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये क्या, जितनी बड़ी किडनी आप यहाँ पे देख पा रहे हो,
इसके अंदर मिलियन ऑफ फिल्टर्स हैं। एक किडनी में मिलियंस ऑफ फिल्टर्स होते हैं और हर एक फिल्टर को बोला जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो ह्यूमंस की जो एक्सक्रीटरी यूनिट है वो नेफ्रॉन है। गॉट इट? ह्यूमंस की जो फिल्टरिंग यूनिट है, ह्यूमंस की जो एक्सक्रीटरी यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी में। तो ह्यूमंस की एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। इसी तरह जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स की एक्सक्रीटरी यूनिट, आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ना जरूरी है। क्या है? नेफ्रीडिया। बेसिकली इसकी स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, उनसे वेस्ट रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रीडिया। ठीक है, इसके बाद इंसेक्ट्स में आ गया मैलपीजियन, और इंसेक्ट्स में भी स्पेशली कॉकरोचेस में, दीज आर कॉल्ड एज मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये पढ़ना आपको जरूरी है। अगर बात की जाए अमीबा की, तो अमीबा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका क्या होगा? एक्सक्रीटरी यूनिट क्या होगी अमीबा की? एक ही तो सेल है बेचारे के पास, तो वो सेल ही तो सब कुछ करेगा। सेल मेम्ब्रेन, और बगल में इसके लिख देना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में सारा जो वेस्ट है वो प्रोडक्ट इकट्ठे होते हैं। ओके, समझ में आया? क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप जो ये किडनी की शेप देख रहे हो ना, ओपनिंग को जहां से यूरेटर्स कनेक्ट होते हैं, इस ओपनिंग को बोला जाता है हाइलम। हाइलम, जस्ट लाइक राजमा का सीड। आपको पता है राजमा के सीड को किडनी बीन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट टोटली रिजेंबल लाइक किडनी। तो राजमा के सीड में भी अगर आप देखोगे ना, उस बीज के साइड में एक ओपनिंग होती है जहां से एम्ब्रियो रिलीज होता है, जहां से प्लांटलेट रिलीज होता है, तो उस ओपनिंग को भी हाइलम बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ये वाली जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग जहाँ पे ये सब कनेक्ट हो रहे हैं, इस ओपनिंग को हाइलम बोला जाता है। और ये हाइलम ही एक तरह से आप कह सकते हो कि सारे फिल्टरिंग यूनिट्स का एक जंक्शन पॉइंट है। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन का जो सारा कलेक्शन है वो आके यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट और हाइलम के थ्रू पास होता है। समझ में आ गया? अच्छा, आपने यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में एक मसल का नाम पढ़ा था, दैट इज स्फिंक्टर मसल। आया ना? तो स्फिंक्टर मसल क्या करता है? स्फिंक्टर मसल कंट्रोल्स द अर्ज टू पास आउट द यूरिन। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्फिंक्टर मसल्स डेवलप नहीं होती हैं प्रॉपर्ली, इसीलिए वो उनको डायपर पहनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दे डोंट हैव द कंट्रोल ओवर देयर यूरिनरी ब्लैडर। बट वी आर नॉट वेयरिंग द डायपर्स बिकॉज हमारे पास स्फिंक्टर मसल प्रॉपर्ली डेवलप्ड है। वी हैव अ कंट्रोल ऑन आवर यूरिनरी ब्लैडर। तो समझ में आया? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेंगे पहले, उसके बाद आपको इसके आगे इसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी यहाँ पे अंदर एक लंप लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, इस तरह से एक गुच्छा टाइप, जैसे ऊन उलझ जाती है उस तरह से यहाँ पे आर्टरी का एक उलझ गई, गुच्छा टाइप बन गया, लंप बन गया, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलस। ठीक है, रीनल आर्टरी मतलब स्पेशली डिजाइंड फॉर किडनी। किडनी के लिए सारा ब्लड नॉर्मल है इसके पास, ठीक है, अवे फ्रॉम दी हार्ट ही लेके आ रही है, ये भी ठीक है, बट इसके पास जो ब्लड है वो नाइट्रोजन रिच ब्लड है, नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा है। समझ में आया? अब ये आर्टरी यहाँ पे क्या होगा, इसको मैंने एक नाम दिया हुआ है प्रोडक्ट्स का, स्वैग। स्वैग क्या होता है? S फॉर सॉल्ट, W फॉर वाटर, A फॉर अमाइनो एसिड्स एंड G फॉर ग्लूकोज। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ हमारी बॉडी में ये प्रोडक्ट भी रीनल आर्टरी के थ्रू ग्लोमेरुलस में एंटर करते हैं।
अब ये प्रोडक्ट, ये जो स्वैग वाले 4 प्रोडक्ट है, इन चारों को हमें स्वैग से स्वागत ही करना होता है, इनको हमें रोकना ही पड़ता है बॉडी में, क्योंकि अगर ये बॉडी से रिलीज आउट हो गए तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। डिहाइड्रेशन, वाटर की इम्बैलेंस हुई तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अमाइनो एसिड बॉडी से रिलीज हुए तो अलग अलग तरह की काफी डिजीजेस होते हैं, मतलब आपकी बॉडी में प्रोटीन रुक ही नहीं रहा है, आपकी बॉडी से प्रोटीन बाहर जा रहा है, और ग्लूकोज चला गया तो आपको एनर्जी का डिसबैलेंस होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो आपको ये 4 प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से बाहर नहीं जाने देने हैं। तो ये कौन इंश्योर करेगा? ग्लोमेरुलस इंश्योर करेगा कि ये 4 प्रोडक्ट्स मेरी बॉडी में स्टे करें, ठीक है। और बाकी का जो फिल्ट्रेट है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ यूरिया एंड वाटर, वो आके ये बोमेन्स कैप्सूल में, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक बोमेन कैप्सूल, वहां पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आया? एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो इस तरह से होता है, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस चला, इस ग्लोमेरुलस के नीचे यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल होता है, दैट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम है यहाँ पे ये वाले जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और यहाँ पे जो बोमेन्स कैप्सूल जो कर रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? भाई बोमेन कैप्सूल ने, सपोज ये स्वैग वाले 4 प्रोडक्ट में से कुछ परसेंटेज बोमेन कैप्सूल ने पकड़ ली, इसका सिस्टम हाइपर अलर्ट हो गया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है बॉडी में, स्वैग वाले प्रोडक्ट मेरी बॉडी से बाहर जा रहे हैं। तो बोमेन कैप्सूल क्या करेगा? जो फिल्ट्रेट है, यूरिया है और एक्सेस वाटर है, उसको तो होल्ड कर लेगा, स्वैग वाले प्रोडक्ट्स को बाइज्जत वापस दे देगा ग्लोमेरुलस को कि जाओ भाई, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप वापस अपने घर जाओ। समझ में आया? अब ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है? 2 ब्रांचेस चल रही है यहाँ पे, देखो एक पीछे की तरफ से घूम के आ रही है और एक यहीं से नीचे आके दोनों मर्ज हो रही है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये क्या करेगा? स्वैग वाले प्रोडक्ट्स को बॉडी में वापस भेज देगा। फिल्टर कर रही है ना किडनी, अच्छे प्रोडक्ट्स को रख रही है, अनवांटेड वेस्ट को बाहर निकाल रही है, तो अच्छे प्रोडक्ट को वो रीनल आर्टरी की ब्रांच में दे देगा कि जाओ आप इसे ले जाओ, बॉडी की यूजफुल चीजें, ठीक है। यहां से जब आप नीचे निकलोगे, इस जगह से जब आप नीचे निकलोगे, यहाँ पे एक छोटा सा बेंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बोमेन्स कैप्सूल के पास एक इस तरह का बेंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस बेंड लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हो PCT। T मतलब प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में। C फॉर कॉन्व्यूलेटेड, कॉन्व्यूलेटेड का क्या मतलब है? कनकेव शेप में, इनवर्ड कर्व्ड इन हुआ हुआ, ठीक है। और T फॉर ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब मुझे एक बात बताओ, कोई एक फैक्ट्री की अगर हम बात करें, एक फैक्ट्री है, मान लो किसी ब्रांडेड शूज की या ब्रांडेड कपड़ों की फैक्ट्री है, और अगर आपको उस फैक्ट्री में क्वालिटी चेक करनी है, मान लो जैकेट की बात करते हैं, जैकेट की क्वालिटी पहले चेक कहाँ पे हुई? ग्लोमेरुलस ने पहले काट छाट कर दी, ठीक है, जो अच्छी है वो रख ली, जो बिल्कुल ही बेकार है उसे हटा दिया, है ना। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इसने क्या करा? अच्छे प्रोडक्ट्स को बॉडी में वापस भेज दिया आगे बेटर उसकी यूटिलाइजेशन के लिए, और फालतू के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे उसको वापस भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट वाली लाइन में भी दोबारा क्वालिटी चेक हो रही है। अगर बाई चांस मैं उस फैक्ट्री में काम करने वाली वर्कर हूँ तो क्या मुझसे गलती नहीं हो सकती? क्या उस वेस्ट लाइन में मेरे से कोई यूजफुल प्रोडक्ट नहीं रह सकता? रह सकता है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 काम चल रहे हैं इकट्ठे। वेस्ट प्रोडक्ट वाली लाइन में PCT पे फिर से क्वालिटी चेक हो रही है, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल सेंटर, ठीक है। क्वालिटी चेक हो रही है कि कोई स्वैग वाला प्रोडक्ट, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर तो नहीं रिलीज हो रहे बॉडी से, बाहर तो नहीं जा रहे। अगर तो हो रहे हैं तो वो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले को सिग्नल दे देता है कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स है तेरे पास एक्सचेंज करने के लिए। समझ आया? अब यहाँ से लूप ऑफ हेनले, ये वाला जो यू शेप्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा था
इसलिए इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। और यहीं पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन होती है एक्चुअली। अभी तक जो था वो वेस्ट था, यहाँ से आने पे, यहाँ पे जब वो आ गया इस यू शेप लूप में, तो इसको अब हम बोलते हैं यूरिन। समझ आया? और अब आप यहाँ पे देखो, ये वाली एक ब्रांच आप देख रहे हो, यहाँ पे एरो की 2 डायरेक्शन चल रही है। यहाँ से जा रहा है ये नाइट्रोजनस वेस्ट, ये येलो वाली पाइप से नाइट्रोजनस वेस्ट जा रहा है, और रेड वाली पाइप से आपका आर्टरी का फ्लो चल रहा है। समझे? दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन करंट बन रही है, एक इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो एक राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। कौन करंट्स चल रही है यहाँ पे, समझे? अब कौन करंट्स में मैंने आपको बताया फैक्ट्री में 2 लाइन चल रही थी, एक यूजफुल प्रोडक्ट वाली, एक वेस्ट प्रोडक्ट वाली। वेस्ट प्रोडक्ट तो हमने चेक कर लिया कि वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट में कोई यूजफुल प्रोडक्ट तो नहीं है। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यूजफुल प्रोडक्ट वाली लाइन में कोई वेस्ट प्रोडक्ट, कोई नाइट्रोजनस वेस्ट रह गया हो? क्या हर बार गलती यूरिन वाली लाइन ही करेगी? आर्टरी गलती नहीं कर सकती, आर्टरी भी गलती कर सकती है। अगर आर्टरी के पास इन एनी केस कोई नाइट्रोजनस वेस्ट रह गया, यूरिया रह गया या एक्सेस वाटर रह गया, तो यहाँ पे एक एक्सचेंज होता है। इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सचेंज होता है। अगर आर्टरी के पास कोई सब्सटेंस है तो वो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले को दे देगा। कौन सा सब्सटेंस होगा आर्टरी के पास? नाइट्रोजनस वेस्ट। इन एनी केस अगर आर्टरी कोई नाइट्रोजनस वेस्ट कैरी कर रही है तो वो लूप ऑफ हेनले को दे देगा। और अगर यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के पास कोई स्वैग वाले प्रोडक्ट्स रह गए, इन एनी केस कोई स्वैग वाले प्रोडक्ट्स रह गए या पीसीटी ने अलर्ट करा, तो लूप ऑफ हेनले यहाँ से उसको आर्टरी को दे देगा। ये बात समझ में आई? क्लियर हो गया? म्यूचुअल एक्सचेंज की बात क्लियर। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लूप के बाद फिर से एक बेंड है इस जगह पे, ये वाला बेंड, ठीक है? इसको बोलते हैं DCT। अब D मतलब दूर का, डिस्टल, डिस्टल दूर का लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप। ये बात समझ में आ गई? अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप में भी अगेन चेकिंग होगी। एक डिस्पर्स होने से पहले एक फाइनल चेकिंग हो रही है कि कहीं कोई ये वाले 4 प्रोडक्ट सॉल्ट, वाटर, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज कुछ रह तो नहीं गए। अगर अभी भी रह गए, 0.001% भी रह गए, तो वो लूप ऑफ हेनले को वापस भेज देता है आर्टरी के थ्रू। देखो यहाँ पे आर्टरी है, यहाँ पे भी लूप ऑफ हेनले के पास आर्टरी के थ्रू भेज देता है। समझ आया? समझ में आया? यहाँ से सारा ये चला गया, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो जाके हाइलम पे ज्वाइन होती हैं और हाइलम यूरेटर पे ज्वाइन हो जाता है। तो पूरा सिस्टम समझ में आया एक्सक्रीशन का?